गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है? गायब कैसे हो गए बच्चे? 9 बच्चे यहाँ पे और बाकी 3 बजे क्या था? अरे तो वो ठीक है यार, लक्की सर का था तो पढ़ना तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ना है। ओके। अब या तो ऐसा बोल दो कि वेक्टर तुम लोग को ऑलरेडी आता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई नो वेक्टर में ये सारी चीजें आज भी वही चीज पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट भी तुम्हें ऑलरेडी आता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम्हें आता है। या तो सीधा ऐसा करते हम सीधे एसटीपी से स्टार्ट करते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए एक नई चीज है, लेकिन फिर बाकी लोगों का फिर नुकसान हो जाएगा उस केस में। तो क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, मैंने कल होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? 7-8 क्वेश्चन आईटी के, वो जो सारे सारे बने, सब में वही करना है। मतलब सोच रहे हो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और वो तो 2010 तक दिए थे। उसके बाद भी आप देखोगे ना, तो वो उसके बाद आईटी वाले जो क्वेश्चन थे वो मेंस में शिफ्ट हो गए। हर साल मेंस में आ रहा है वो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल आपका एक मेंस में आ रहा है वो। ठीक है, तो वो कर लेना। और क्या क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में? वही तो हुआ था। अच्छा, कल तुम लोगों ने एक चीज पूछी थी ना कि आपके क्या 3 वेक्टर आपके क्या को प्लानर दे रखे हैं, तो फिर इस तरीके से हम निकालेंगे कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू 0। वो कैसे निकालेंगे, वो तो लेंथी पड़ जाएगा, तो उसके लिए इक्वेशन करो जो स्पेसिफिकली उसी मेथड से बनता है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज आ रही है? राहिल, मानसी, अंश, रिद्धि, साक्षी। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। शो दैट 5a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर एंड 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर आर कोप्लानर where a vector, b vector, c vector are 3 non-coplanar vectors. अब जो कल जो कंसेप्ट पढ़े थे वो इससे नहीं बनेंगे। यहाँ पे फिर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका याद आएगा, वो डिटरमिनेंट 0 से ये नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या करूंगा, ये a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, याद है ना तुम लोगों को बोला था कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर कोप्लानर कब होते हैं? जब देयर एग्जिस्ट 3 नंबर्स x y z फॉर विच आपका क्या ये हो। तो मैं बोल सकता हूँ, लेट अज्यूम करो a वेक्टर मैंने बोल दिया आपका 5a प्लस 6b प्लस 7c, और b वेक्टर को मैंने बोल दिया आपका 7a माइनस 8b प्लस 9c, और c वेक्टर को मैंने बोल दिया, कैपिटल c वेक्टर है 3a प्लस 20, कैपिटल c बोल देते हैं उसको, 20b प्लस 5c। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लानर इफ क्या होगा, एक्स ए वेक्टर, याद है ना रिजल्ट, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, वेयर एक्स वाई जेड आर क्या होंगे आपके रियल नंबर, नॉट ऑल आर 0। तो मतलब मुझे इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो क्या करूं मैं, एक्स ए वेक्टर की वैल्यू निकाल दूं। ए वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका 5a प्लस 6b प्लस 7c प्लस y इंटू बी की वैल्यू रखूंगा तो 7a माइनस 8b प्लस 9c प्लस c वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा z, सॉरी ये z के साथ में निकालूंगा
तो क्या जाएगा आपका 3a प्लस 20b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर की टर्म लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर की टर्म क्या क्या आ जाएगी आपके पास, 5x प्लस 7y प्लस 3z प्लस बी वेक्टर की टर्म, बी वेक्टर की टर्म क्या होगी आपकी 6x माइनस 8y प्लस 20z और सी वेक्टर की टर्म आपकी क्या बोलूंगा आपका 7x प्लस 9y प्लस 5z इजिकल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी नॉन जीरो और नॉन कोप्लानर वेक्टर दे रखे। अब ए बी सी नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर जीरो है एंड एक्स वाई, ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो होता है। तो ये कब होता है, ओनली व्हेन एक ही केस में होता है, जब आपका क्या होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, लीनियर इंडिपेंडेंट। याद है ना, मैंने बताया था। तो मैं बोलूंगा आपका पॉसिबल ओनली व्हेन, जो आपका क्या होगा 5x प्लस 7y प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y प्लस 20z इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 9y प्लस 5z इक्वल टू 0। अभी याद करो ये कैसे है, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, होमोजीनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। होमोजीनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, तो उसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। वो कौन सा होता है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला था, ये इसके x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू तीनों जीरो, इनके अलावा बाकी कोई और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका क्या होगा आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो। ट्रिवियल के केस में डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन नॉन ट्रिवियल के केस में क्या है आपका डेल इज इक्वल टू जीरो होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसका डेल चेक कर लेता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या है 5 7 3 6 माइनस 8 20 और 7 9 और 5, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आगे चेक करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब आपका क्या जाएगा यहाँ पे, अदर देन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के लिए आएगा। तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी जीरो होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ हैंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर। डिटरमिनेंट निकालना, लेकिन ये प्रॉपर मेथड है, तो सारी चीज में मैंने ए का ए बी सी इंडिपेंडेंट हुए तो तब से अब यही है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वही है, लेकिन वो कंपोनेंट की फॉर्म में था ना वो तो ये कंपोनेंट की जैसा ही तो है। हाँ कंपोनेंट जैसा है, लेकिन ये कंपोनेंट की फॉर्म में तो नहीं है। आप लॉजिकली सोचोगे तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन नहीं मतलब आप डायरेक्टली ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे ना तो सेम वही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं। प्रॉपर प्रोसीजर तो यही होती है इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तुम डायरेक्टली करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब ये चीज मैंने इसीलिए बताई थी कि डायरेक्टली ये चीज वही चीज आई है इनडायरेक्टली। तो मतलब इस केस में ये वेक्टर को मैं ट्रीट कर सकता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट की तरह ट्रीट करके भी आंसर दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो उस केस में नॉन कोप्लेनर वाला भी होता तो वैसे पता चल जाता है, यदि नॉन जीरो रहती तो उस केस में क्या बोल देता कि ये आपका क्या है नॉन कोप्लेनर है, मतलब ये लीनियर डिपेंडेंट है, तो वो चीज भी तो होगी ना सही चीज में। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर यही होती है इसकी। दो डेफिनेशन हो जाएगी थी, लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट, वो भी लिख लो।
लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। वैसे मैंने बता दिया था इनके बारे में, बस मैं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। एक बार पूछा गया है मेंस में क्वेश्चन लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट पे, बाकी नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। लिखो लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब वो लाइन की पोजीशंस वगैरह पे डिपेंड ना करते। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब लाइन की पोजीशन पे आपका क्या डिपेंड ना करते। पहले लिख लो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ए सेट ऑफ वेक्टर्स a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर and so on an वेक्टर are said to be linear independent vectors if यदि ऐसा हो x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर एंड सो ऑन यदि xn an वेक्टर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये कब होगा? दिस इंप्लाइज, ये पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल ओनली व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 0 और x3 एंड सो ऑन। ठीक है, लिख लो। इसमें बताने वाला कुछ था नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वैसे बस लिखा ही रहूं। ये क्विकली पढ़ाने वाला ही टॉपिक है एक्चुअली वेक्टर, क्योंकि बच्चों को सबको आता है। अब लकीली हमारे पास टाइम है, इसलिए हम टाइम लेके पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि हाँ ये सारी चीज हम लोग आती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बार बार। टाइम है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं वापस से। ठीक है, सेकंड लिखो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। मतलब उस केस में क्या होगा, ये नहीं होगा। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कब होगा? जब देयर एग्जिस्ट वेक्टर x1 x2 x3 ऑल आर नॉन जीरो, मतलब सारे एक साथ जीरो ना हो, कोई भी हो सकता है, वो x1 x2 x3 अपनी वैल्यू के हिसाब से अपने बनाए। तो लिख लो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर, पूरा पूरा ही इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर इफ, तो इसकी सिर्फ ये कंडीशन है where x1 x2 x3 and so on xn belongs to real number, not all are zero। मतलब यहां पे कुछ ऐसे वैल्यू निकाले जिसके लिए ऐसा हो, ऐसे कुछ वैल्यू निकले जिसके लिए अब ऐसा हो। बस डेफिनेशन ही बतानी थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बस एक बार तरीके से मैंने लिखवाई है, आपको डॉक्यूमेंट करवाई है बस। एक रिजल्ट और कर लो, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट में दे रखा है, कंपोनेंट में दे रखा है इफ 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर आपका दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर मैंने बोल दिया आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू c1i प्लस c2j प्लस c3k आर लीनियर डिपेंडेंट। देन क्या होगा उस केस में? देन डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। हाँ, तो लीनियर डिपेंडेंट कोप्लेनर में भी तो यही होती थी ना, कोप्लेनर में भी तो यही होती थी। बस वर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इनकेस कभी गलती से ऐसी वर्डिंग आ गई, कोप्लेनर की जगह लीनियर डिपेंडेंट बोल दिया, अब कोई नहीं पता है कि लीनियर डिपेंडेंट और ये चीज एक ही होती है, तो फिर आप गलत ना करो, इसलिए बताए। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, आप कोई भी पर्टिकुलर बुक उठाओगे, देखोगे आपको सारे चीजें क्वेश्चंस बनेंगे। मैं इतने डिटेल में थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ कि सारी चीज आपको कुछ भी अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो मेहनत करने वाला काम है वो थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं बस सिर्फ उसको फॉलो करके बस क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
नोट लिख लो, कुछ रिजल्ट्स है, 4-5 कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, स्टेटमेंट में कभी पूछा जा सकता है ऐसे ही। लिख रहे हो घर वालों बच्चों तुम लोग? हाँ ना बोलो। ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। पहले देखो, टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर के बारे में क्या बोलोगे? आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। पता है तो ठीक है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है लिख सकते हो। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। सेकंड, टू नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, ये क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। टू नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि नॉन कोलिनियर है और नॉन जीरो, उनकी वैल्यू जीरो है नहीं, तो मतलब उस केस में एक्स ए प्लस वाई बी, ये वैल्यू जीरो कब होगी? ये तभी होगी जब आपका क्या जाएगा, ये लीनियर इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, कोलिनियर के केस में क्या हो जाएगा आपका, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, वो हमेशा ही होती है, हमेशा ही होगी, तो मतलब वो आपका क्या हो गया? लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट का एक स्पेशल केस आपका क्या, लीनियर इंडिपेंडेंट आपका हो जाता है, मतलब ऐसे तरीके से कर सकते हैं। तीन के लिए भी लिखो, थ्री कोप्लानर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। थ्री कोप्लानर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। दो कोलिनियर वेक्टर एंड थ्री कोप्लानर वेक्टर्स, ये हमेशा क्या होंगे आपके? लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि अपने पास 3D ही है, तो 3D ही है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। और चौथा रिजल्ट, थ्री नॉन कोप्लानर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। थ्री नॉन कोप्लानर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। थ्री नॉन कोप्लानर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा ये बताओ, 3D स्पेस में तीन से ज्यादा वेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, 3D स्पेस में तीन से ज्यादा वेक्टर के बारे में बात करूंगा, तो लीनियर डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे? तो लिख लो एक्स मोर देन 3 वेक्टर्स। हाँ मतलब कुछ भी रैंडम ऐसे दे रखे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते ना उस केस में, तो उस केस में लिख लो मोर देन 3। कोप्लेनर होंगे तो डिपेंडेंट ही होंगे, और हर केस में ही डिपेंडेंट ही होंगे। मोर देन 3 वेक्टर जो भी होंगे, 4 वेक्टर 5 वेक्टर, हमेशा क्या होंगे आपके? लीनियर डिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि 3D स्पेस तक ही है ना। लिख लो, पहले लिखो मोर देन 3 वेक्टर्स, मोर देन 3 वेक्टर्स, मोर देन 3 वेक्टर्स, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो 4 वेक्टर हो या 5 वेक्टर हो, इन स्पेस, इन स्पेस, इन स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन में होगा, और मोर देन 3 वेक्टर्स है, 3 डायमेंशन होंगे, तो उस केस में डिटरमिनेंट बनाओगे तो आपका क्या है? मान लो 4 वेक्टर्स है, 1 1 1 1 A1 A2 A3, और फिर लास्ट वो 4 into 4 की बनाना पड़ेगा, तो 0 0 0 बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उस केस में डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। अरे डिटरमिनेंट तो बनती है ना, ये जो डिटरमिनेंट बनती है ये तो हमेशा सेम सेम बनेगी। 4 वेक्टर ले लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, अब डिटरमिनेंट तो 4 into 4 बनानी पड़ेगी, तो 0 0 0 0 कैसे करना पड़ेगा? 4 वेक्टर्स, 3D स्पेस में 4 वेक्टर्स होंगे, 3D स्पेस में 4 वेक्टर्स, 4 पॉइंट्स नहीं, 4 वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, 4 वेक्टर में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। अब 4 वेक्टर्स आप रेंडमली मानोगे, ये 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वैसा है, ऐसा है, तो 3 वेक्टर के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन 4 वेक्टर्स होंगे ना, वो हमेशा वेक्टर मतलब कुछ भी पॉइंट्स नहीं। जब तुम लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो पॉइंट्स के लिए बोल रहे हो, क्योंकि पहले तुम बोल रहे थे ना पॉइंट्स के लिए, तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट आपके क्या कोप्लानर हो सकते हैं जब कॉमन पॉइंट है। लेकिन 4 वेक्टर मैंने बोला रेंडमली 4 वेक्टर जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो वो तो हमेशा क्या होंगे आपके? लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 मतलब डिटरमिनेंट बनाओगे ना 4 वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3, 4 4 हो गया, तो डिटरमिनेंट तो 4 into 4 की बनेगी। अरे इसी तरीके से करोगे एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस डब्ल्यू डी वेक्टर आप करोगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 ही है ना, डब्ल्यू के साथ में कोएफिशिएंट रखोगे तो वो तो 0 0 0 ही टाइप से ऐसे ही आएगा। 4 into 4 की डिटरमिनेंट बनानी है,
तो एक एक्स्ट्रा रो आपके क्या है कि 0 0 0 ही होगी, तो क्या होगी बताओ? 1 1 1 क्यों रखूंगा? अरे वेक्टर तो तीन ही है, वो इसमें देखो ना, आपने ऐसा कर दिया है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस एक्स फोर डी वेक्टर हो गए, ए फोर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कैप तो तीन ही होगी ना, आई कैप जे कैप और 3 कैप। स्पेस बोला है उसने, स्पेस में मतलब आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप की टर्म, जे कैप की टर्म और के कैप की टर्म। नहीं समझ में आया? हाँ तो फोर्थ वाला आपका क्या 0 बनेगा, तो बस सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो, मोर देन 3 वेक्टर्स इन ए स्पेस, मोर देन 3 वेक्टर्स इन ए स्पेस आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, वो भी कर लो, इसी का एक ही बार क्वेश्चन आया है लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, मैं बता देता हूँ। अच्छा वो नोट्स अपलोड हो गए ना? नहीं हुए? वो दिए कितने देखे थे दिए? पूरा इतनी बड़ी दे दी ना 120 वाला पूरा? कितना कितना दिए है? वेक्टर के डेज दिए और 3D ज्योमेट्री का थियरी के साथ डेज भी दिए। दोनों दे दिए क्या दोनों चैप्टर का? लेकिन सिर्फ डेज दिए, बाकी लेवल 2 लेवल 3। ठीक, दिखा दो मुझे कौन सा वाला है। असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट वेक्टर 3D दोनों का एक पूरा बन गया, इतनी इतनी मोटी मोटी होगी दोनों। ये तो 3D की है। नहीं ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ असाइनमेंट 1 2 3 तक ही है। हाँ ये मुझे पता है, लेकिन इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें, ये एक्चुअली सिर्फ डे 1 डे 2 डे 3 है ये। अरे ये मेंस वाले बैच का दे दिया है, क्या कर रहे हैं ये लोग? ना ना किसने बोला? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, वैसे ही कोई सीट है, ये गलत दे दिया तुम लोगों को। वेक्टर अलजेब्रा है, सिर्फ असाइनमेंट असाइनमेंट दे दिया तुम लोगों को, बाकी पूरा शीट नहीं दी, सिर्फ असाइनमेंट बना के दे दिया है। मैं चलो मैं बुलवाता हूँ, मैं दिलवाता हूँ आज। ये सिर्फ असाइनमेंट असाइनमेंट दिए, 6 असाइनमेंट दिए हैं, और ये तो सिर्फ डे की बेसिस पे, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे हो गए। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 वो भी दे रखा है, पूरा पूरा देना रखा है बहुत सारा, वो तुम्हारे लिए है, तो अच्छे से करो आराम से। एटलीस्ट अभी आज डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट कर लेना। क्या कल डे 1 डे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे बन गए होंगे। प्राची किया? नहीं टाइम मिला? एग्जाम कौन सा भी है? अच्छा सीएस। तुम्हारे वैसे ही पूरे मार्क्स ही आने हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के मैम ने बोला कि फिजिक्स में सिर्फ एक पॉपुलर है। अरे वो मैम डराने के लिए बोलती है। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो जो आया था जेई में, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी पे, लीनियर डिपेंडेंट पे। इफ ए वेक्टर ये पूछा गया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 4k, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स and magnitude of c is equals to √3, then ऑप्शन क्या दे रखे थे? ए ऑप्शन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस और बीटा इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे तो वैसे निकाल लो। देन अल्फा एंड बीटा इज, 4 ऑप्शन दे रखे थे, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, बीटा इज इक्वल्स टू 2, ऐसे दे रखे थे ऑप्शंस। तो मतलब इनडायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, ये पूछा गया था। बस एक ही बार एक ही क्वेश्चन आया है इस पे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइप पे। तो 2 कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल से 2 कंडीशन होगी। हर्षिमरन क्या हुआ?
देखते हैं क्या करूंगा। पहले लीनियर डिपेंडेंट, तो उस केस में मैंने डायरेक्टली लिखा है 3 वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट, उस केस में डायरेक्टली रिजल्ट दिखाया है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा आपका इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। अब ऑपरेशन लगा देता हूँ, 0 बना लेता हूँ या फिर एक्सपेंशन करो डायरेक्टली, ऑपरेशन लगा देता हूँ वो ज्यादा इजी पड़ेगा। C1 is equals to C2 is equals to C2 minus C1 and C3 is equals to C3 minus C1। तो क्या जाएगा आपका 1 4 1 0 -1 और अल्फा -1 0 0 और बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि या तो ये 0 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा माइनस, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि वो दूसरी कंडीशन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां से मैं सोल्व करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा तो 1 इंटू ये क्या बनेगा माइनस बीटा प्लस 1, यही बन रहा है ना, और तो कुछ आ नहीं रहा। इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका 0, तो एक साथ हो जाए बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन है बीटा की वैल्यू 1, और दूसरा क्या रखा है आपका मॉड ऑफ सी की वैल्यू क्या जाएगी √3। मॉड ऑफ सी का मतलब क्या जाएगा आपका रूट का 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल्स टू √3। स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 इजिकल्स टू 3, तो अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू 1 मतलब अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा स्क्वायर। बस इतना आसान सा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो पूछेंगे वो यही चीज पूछे जाएंगे, बाहर से तो ऐसा कुछ बना के नहीं पूछेगा, बस टर्म्स याद होनी चाहिए आपको। क्लियर है ये टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक, यहां से चैप्टर मान लो एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ जाओ, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड देयर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर एंड देयर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। डॉट पहला लिखो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले लिखो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वैसे ये टॉपिक मैं नहीं भी पढ़ा हूं तो भी चलेगा, मुझे पता है क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे से, पर लिख लो फटाफट। दो ही टाइप के वेक्टर होंगे टू वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं। बस एक तरीके से रिवाइज टाइप के ही कर लेते हैं हम लोग इसको, हम लोग को ऑलरेडी आता ही है सारी चीज में। तो लिख लो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta is the angle between them. If a vector and b vector are two non-zero vector and theta is the angle between them, then their dot product denoted by, कैसे डिनोट होगा आपका a dot b and defined as ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप ऐसा भी लिख सकते हो ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप ऐसा लिख सकते हो बी, तो मतलब इनडायरेक्टली ए बी कॉस थीटा से भी मैं बोल सकता हूं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ऑलरेडी आता है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके पाई के बीच में होगी। हाँ, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। लिख लो फटाफट। अब इसमें कुछ नोट, अच्छा जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी, ये तो कोई रियल नंबर है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पहला नोट, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनमें एक रिलेशन बता सकते हैं? क्या रिलेशन होता है? ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, या इक्वल है, क्या है? ये लेस देन इक्वल्स टू होगा।
क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा -1 से 1, मतलब आपका क्या है, 1 से छोटा नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हो तो क्लियरली ये वैल्यू बड़ी होगी और इक्वल हो सकती है एक्सट्रीम केस में। पहली चीज। दूसरी चीज, इफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, तो बता सकते हो इसके बेस में क्या हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं? देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट एंगल। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। सिमिलरली इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0, तो उस केस में क्या बोल सकता हूं? देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। लेस देन 0 बोला है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसका फोर्थ केस, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री, या फिर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ऑलरेडी पता है। अब थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल और दूसरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट लिखो, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बताओ फिजिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का? कंपोनेंट वो ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। फिजिक्स में दोनों में डिफरेंस बताया होगा, फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। फिजिकल मीनिंग इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। वो दो अलग अलग चीज होते हैं ना, dy बाई dx के। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट के फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। वर्क डन बोल सकते हैं, मतलब इस केस में वर्क डन टाइप से ही बताइए फिजिकल मीनिंग में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग प्रोजेक्शन होता है। तो लिख लो सबसे पहले फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। लिख लिया? फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बोला है? यदि इसको मैंने बोल दिया ओ कोई पॉइंट है, ये ए वेक्टर है, तो ये आपका क्या है? ओ ए वेक्टर आपका क्या? ए वेक्टर को बोलेगा। उस थीटा, ये कोई बी पॉइंट है, ये ओ बी वेक्टर आपका क्या? बी वेक्टर, और थीटा उनके बीच का एंगल हो गया। ठीक है, तो लिख लो, इफ, लिख लो, इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए फोर्स, इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तुम ऊपर क्यों लिख रहे हो? अच्छा, ये कहां से हुई? अच्छा, चलो अच्छा है, ये बात बढ़िया है। इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर represents a force acting on a particle O, and OB vector is equals to B vector, and OB vector is equals to B vector represents the displacement of the particle from O to B. ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑन पर्टिकुलर ए, और ओ बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओ, ये ओ नहीं दे रखा ना, ये ओ है, ओ, फ्रॉम ए टू बी। देन द वर्क डन बाय द फोर्स, then the work done scalar होता है हमेशा। the work done by the force is a scalar quantity, then the work done by the force is a scalar quantity which is equal to the product of magnitude of the force, which is equal to the product of magnitude of the force
दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड resolved part of displacement and resolved part of displacement in the direction of force. अब डिस्प्लेसमेंट का रिसोल्व पार्ट कौन सा होगा इन द डायरेक्शन फोर्स में, मतलब ये वाला पार्ट। तो कौन सा होगा, ये कोई पॉइंट एम होगा, तो ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट का रिसोल्व पार्ट होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा आपका ए इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट, ये ए है और इसका आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये वर्क डन मैंने बोला है, ये डॉट प्रोडक्ट के बराबर। इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन, इसको मैंने बोल दिया फोर्स और ये क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसे ही पढ़ा था ना तुम लोगों ने फिजिक्स में, ठीक है। काम का नहीं, बस सिर्फ एक फॉर्मूला काम का है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर है, यहाँ पे वर्क डन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दूसरे में यहाँ पे लग रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आपका। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट पे अलग हो गया, अलग हो तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल देना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। फिजिक्स में पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो कंपेरेटिवली अच्छा होगा। मैं भी थोड़ा फास्टली ले लेता हूँ कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो अब फ्रेश की तरह तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्टली कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसका प्रोजेक्शन। किसी का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, जिस पे लगा उस पे वैसे। हाँ ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओ ए, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन परछाई। यहां से एक मैं लाइट पास करूंगा तो जितनी लेंथ बनाएगा दूसरे वेक्टर पे, ये आपका क्या प्रोजेक्शन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल थीटा बोल दिया, ये मैंने बोल दिया आपका क्या है एल बोल दिया, और ये मैंने इसका प्रोजेक्शन यहां से लाइट करूंगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या होगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, if a vector and 2b vector, if a vector and b vector are represented by, if a vector and b vector are represented by oa vector and ob vector respectively, if a vector and b vector are represented by oa vector and ob vector respectively, अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ा तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आगे तो एप्लीकेशन आएगी, पैरेललो पाइप तो पूरा नोट्स है। ये पढ़ लिया है या फिर तुम मतलब पढ़ो नोट्स लिए हैं? फिर पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने का तो सेंस नहीं है, आराम से मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो तुम डायरेक्टली, मॉड्यूल ले लो, कोई बात नहीं, मेरे से मांग लिया करते हो सारी चीज में। मतलब इन केस किसी ने ऐसा पहले से पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है, उस केस में एक ही बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज आती है तो फिर कोई बात नहीं, आराम से तुम मॉड्यूल सोल्व करो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली मेरा तो यही फायदा है ना कि तुम्हारा अच्छा हो। हाँ हाँ, खुद से पढ़ लिया जैसा भी तुम्हें ऑलरेडी आता है, कोई बात नहीं आता, ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि क्लास में आना जरूरी है, अटेंड करना जरूरी है, अब तो तुम्हें फ्रीडम है, बाउंड थोड़ी है हम लोग सारी चीजें। लिख लो आगे, क्या मैं भूल गया, मैं कहाँ तक लिखवाया था। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, हियर ये जो ओएल है, हियर ओएल इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, एंड ओएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन
बी वेक्टर। OL क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, एंड OM क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है। देन अच्छा, आप यहां पे बता सकते हो OL की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और OM की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट बी को बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, इसको बोल दिया मैंने OL। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन, मतलब ए डॉट बी इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ये क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इससे में पहला फॉर्मूला जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इजिकल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब जिसके ऊपर लगाना है वो आपका क्या नीचे आ जाएगा, या फिर इनडायरेक्टली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, जिस पे लगाना है। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, इसको मैं बोल सकता हूं ए कैप डॉट बी वेक्टर, ऐसे भी बोल सकता हूं। ए कैप क्यों लिया है, क्योंकि ए कैप क्या, मुझे डायरेक्शन पता चलेगी आपका, ऑन ए है ना, ऑन ए है तो मतलब इसकी अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या होगी, ए के अलोंग होगी, इसलिए ए कैप लिए। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर क्या बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप लगाने का मोटिव क्या है, डायरेक्शन पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में आपका लगेगा। फटाफट कर, अरे मार्कर खत्म हो गया है, वो चलने वाले मार्कर दे दो। आज मैं मेरे मार्कर चले, लिख लिया। लिख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके एग्जांपल वगैरह देने की जरूरत तो नहीं है ना, फिर भी एक एग्जांपल लिखना चाहो तो कर सकते हो, एग्जांपल घर पे कर लेना। एग्जांपल, फाइंड प्रोजेक्शन, फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, ऑफ आई प्लस जे प्लस के ऑन आई माइनस जे प्लस के। इस वेक्टर पे दूसरे का प्रोजेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली वही हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी से पहले मुझे वो बताना था ना, कौन सा, अरे कंपोनेंट। प्रॉपर्टी लिख ली क्या, हेडिंग लिख ली क्या, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म कंपोनेंट लिख लो, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। अच्छा, उससे पहले वो बताना पड़ेगा ना, इतना तो आता है ना तुम लोग, आई डॉट आई वन होता है साइज, तो ठीक है सारी चीज पे। तो उससे पहले, अच्छा पहले प्रॉपर्टी का आया था फिर कंपोनेंट का आया था, वो एक ही बात है। वैसे तो तुम्हें आती ही है ए वेक्टर इज टू, जैसा भी तुम्हें आता है, क्योंकि आता ही है, मतलब नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आता ही है तुम लोगों को। कुछ भी लिख लो, क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट लिख लो। क्या लिखा है, प्रॉपर्टी, तो उसी में लिख लो, पहली पर प्रॉपर्टी लिख लो, एक ही बात है। काट वाट दिया क्या तुम लोगों ने, 3 बार काट दिया। क्या लिख रहे हो, कुछ जो भी लिख रहे हो वो करा देंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज
स्केलर प्रोडक्ट। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में क्या जाएगा आपका cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब a डॉट बी की वैल्यू क्या जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये क्या हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b। सेकंड, अच्छा इसी से, अच्छा वो बाद में ले लूंगा, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अच्छा 0 हो गया तो उस केस में क्या बोलूंगा आपका a वेक्टर एंड b वेक्टर आर लाइक वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर बोल सकते हो, पैरेलल बोल सकते हो। सेकंड, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई एंड कॉस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये मतलब ये क्या है मिनिमम ऑफ ए डॉट बी। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ए डॉट बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और माइनस ऑफ, ये आई थिंक एक क्वेश्चन करने में यूज आई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3a + 5b + 7c, उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वो a का मतलब आपका 3i + 5b + 7c और उसको ai + bj + ck, तो उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, उसमें निकालने में काम आई थी। लिख लिया। थर्ड, थर्ड परपेंडिकुलर वाला तो लिख लिया मैंने। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाई सेल्फ, तो मतलब ए वेक्टर इज इक्वल डॉट ए वेक्टर, तो क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, ये ऑलरेडी पता है कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मतलब ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आई डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर, मतलब वैल्यू 1, और जे डॉट जे और के डॉट के। अच्छा सेकंड, वो इसका सेकंड पार्ट, ए और बी परपेंडिकुलर थे, ये तो बताया नहीं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपका क्या है फिर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी का यूज क्या हो गया, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, इन सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 होगी। आता है सारी चीज, इसमें कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो, बस एक तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, एक बार याद कर रहे हैं, एक बार रिवाइज हो रहा है, एक तरीके से वही चीज है। अब लिख सकते हैं वो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट, तो ए वेक्टर क्या बोल दिया आपका a1i + a2j + a3k, और बी वेक्टर को क्या बोल दिया आपका b1i + b2j + b3k, तो मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बाकी सब 0 हो गया, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, आपको भी आता ही है a1 इंटू b1 + a2 इंटू b2 + a3 इंटू b3, सारी चीजें ही आती है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। लिख लिया। क्वेश्चंस करने हैं बस, इसमें थोड़े से अभी प्रॉपर्टी और बाकी है। नेक्स्ट लिखो टॉपिक। लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
फॉर्मूला याद ही है सबको? तो क्या है आपका ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ ए कैप डॉट बी कैप। इससे क्या आपका एंगल होता है, यही होता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका, उसका भी डायरेक्टली कंपोनेंट की फॉर्म में भी तो बोल सकता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी का मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर डिवाइड बाई b1 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। लिख लो। ये क्या आपके पर्टिकुलर केस थे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज कौन सी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी इनवर्स, ये सारी चीज में। नेक्स्ट लिखो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कम्युलेटिव, कम्यूटेटिव होती, कम्युलेटिव होती, कम्यूटेटिव। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, होता है बिल्कुल। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसी का मतलब आपका क्या है आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, आई डॉट के अरे ये तो इसमें तो बताने की जरूरत, तो जीरो ही होता है ना, इसमें कुछ नहीं। सेकंड एसोसिएटिव, ए डॉट बी डॉट सी, क्या एसोसिएटिव ऐसे लग पाएगी। अब देखो यहां पे आप देखोगे बी डॉट सी एक क्या बनेगा, एक स्केलर। अब क्या वेक्टर का कोई भी स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट मीनिंगफुल है, नहीं। वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट या फिर वेक्टर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर के साथ में कोई भी नंबर मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक स्केलर और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये चीज है, ये आपका क्या है कि एक मीनिंगलेस है। मतलब थ्री वेक्टर्स का जो पॉसिबिलिटी होगी ना उसमें आपका ये चीज पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल होगी, क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल होगी, लेकिन ये क्या है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी। हाँ, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ए है तो 5a बोलते हैं इसको, 5 डॉट ए नहीं बोलते, ये 5a होता है। नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। 5a का मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाई वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर है, जबकि ये क्या है आपका 5 का डॉट प्रोडक्ट किया है वेक्टर के साथ में। एसोसिएटिव नहीं होती। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लगती ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये थोड़ी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव ही है ना, हाँ ये तो सही है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, सिमिलरली ए प्लस डी डॉट सी, इसकी वैल्यू बोल सकता हूं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, मतलब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपकी क्या लगती है। अब फोर्थ
मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर। तो मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर को क्या दे रखा है, m इंटू ए डॉट बी दे रखे हैं। इसको मैं चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं m इंटू ए डॉट बी भी बोल सकता हूं, या फिर मैं a डॉट m इंटू बी भी बोल सकता हूं। दोनों ही चीज आपकी क्या है, सही होंगी। दोनों ही चीज आपकी क्या है, सही होंगी। सिमिलरली 2 नंबर में भी आपका क्या एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आपका a डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है उससे फिर m से मैग्नीफाइज किया। यहाँ पे a को पहले m से मैंने m टाइम्स किया, फिर उसका b के साथ डॉट है, या फिर a के साथ में b का m टाइम मैग्नीफाइज किया है। तो मतलब ये सारी चीज सही है। ये प्रॉपर्टी अपने को हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। लिखते रहो फटाफट से। क्या नेगेटिव में भी कर सकता हूं, माइनस ऑफ ए डॉट बी। इसको मैं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं माइनस ऑफ ए डॉट बी, या फिर ए डॉट ऑफ माइनस बी, क्या ऐसा बोल सकता हूं। अब देखो माइनस ऑफ ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी का स्केलर का मतलब नेगेटिव है। तो ए क्या किया है, ए का मैग्नीट्यूड आपका डायरेक्शन उल्टी की है और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो एंगल आपका क्या चेंज हो जाएगा। मतलब अल्फा था तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, और cos पाई माइनस अल्फा क्या आपका माइनस cos हो जाता है। तो एक ही बात हो जाती है, एक ही बात हो जाती है। लिखते रहो फटाफट से। सिमिलरली ऐसा दे रखा है माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू में डायरेक्टली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस दोनों का आपका उल्टा हो जाएगा तो आपका नॉर्मल ही हो जाएगा। बेटा वेक्टर की अलजेब्रा में थोड़ा सी चीजों का ध्यान रखना होता है, मतलब डायरेक्टली अब नॉर्मल अलजेब्रा जैसे हमने यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको ऑलरेडी आती है। अब कुछ नई चीजें हो सकता है इसमें से कई चीज आप भूल गए होंगे। नेक्स्ट, क्या मुझे बताओ, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, तो क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या से आएगा, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मतलब क्या आता है, ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं इसको मैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये ए वेक्टर डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो 2 ए डॉट बी। तो याद रखना चाहो तो ऐसा बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। Similarly, magnitude of a vector minus magnitude of b vector का square is equals to magnitude of a का square plus magnitude of b का whole square minus 2 magnitude of a magnitude of b into cos theta। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। अब मैंने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपके क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 2 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये मैथ्स की बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ये रिजल्ट। ये आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम लो। ये क्या देखा, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर। तो पहला डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, ये D1 होगा और ये आपका क्या होगा, आपका D2 होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है, ये इनडायरेक्टली D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा ना बेसिक मैथमेटिक्स में, सम ऑफ डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स। यही आपका क्या पैरेललोग्राम लो।
लिखते रहो फटाफट, ये सारी चीज आती ही हैं तुम लोगों को, बस एक तरीके से रिवाइज करनी है। डन। अच्छा, क्या कैंसिलेशन रूल एप्लीकेबल होगा? अच्छा, उससे पहले ए डॉट बी वो रह गया ना। नेक्स्ट, चौथा पांचवा जो भी है, पांचवा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं ए वेक्टर माइनस बी, तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, सॉरी, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये वाला रूल आपका डायरेक्टली आपका काम कर रहा है। सिक्स्थ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज मीनिंगलेस। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, बस पॉइंट में लिखवा दिया मैंने क्योंकि ऐसा डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। कैंसिलेशन रूल एप्लीकेबल होगा। सेवेंथ, कैंसिलेशन रूल, ई मैट्रिक्स में भी हमने यही पढ़ी थी सारी चीजें। कैंसिलेशन रूल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो क्या मैं बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। क्या करूंगा मैं? इसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव का अपोजिट, डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? तब आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब इसका केस एक होगा, बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये एक स्पेशल केस होगा, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। मतलब ये तीन केस हो जाएंगे, तीन केस हो जाएंगे, तो मतलब कैंसिलेशन रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है। फटाफट लिखते रहो। नेक्स्ट, एट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कब होगी? पैरेलल, पैरेलल हो या कुछ और, एंटी के पैरेलल में, लाइक या अनलाइक? तो इस केस में ये ए है और ये उसी के बाद आपका क्या बी है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई हो जाएगी। तो इन दोनों को मैं रिलेट करते हुए बोलूं, यदि ऐसा दे रखा होगा, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये कब होगी? ये पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, कब होगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली फोर्थ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये भी कब होगा? थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। और फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कब होगा? ये भी थीटा इज इक्वल टू 0 या परपेंडिकुलर? पाई बाई 2। मतलब
ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तभी होगा। ठीक है, लिख लो ये पांचों केस। ये इसकी क्या आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने सारी करवा दी। क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चंस आने का चांस है, तो 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट फटाफट। जो इजी होंगे तुम लोग होमवर्क कर लोगे, जो नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा यहाँ पे। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी और रह गई थी छोटी सी इसकी। ये भी नेक्स्ट लिख लेना, प्रॉपर्टी में ही लिख लेना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i प्लस b1j a2i a2j प्लस a3k, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई। यहाँ पे डॉट नहीं लिखा मैंने, आई लिखा है। ये ए डॉट आई कैप है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ मैंने आई को मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब ये डायरेक्शन देने के लिए, प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे, ये मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर डॉट के इंटू के कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर के इक्वल होगी। मतलब एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस। लिख लो, मैं प्रूफ करके बता दूं। हाँ मतलब प्रूफ वही है, एवरी वेक्टर, इफ ए वेक्टर दे रखा है तो एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इन फॉर्म ऑफ देयर प्रोजेक्शन के हिसाब से आप ऐसे दे सकते हो। एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज इन फॉर्म ऑफ ए। प्रूफ देना चाहो तो प्रूफ लिख सकते हो, तुम चाहो तो नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर डॉट आई, तो मतलब आई कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई, तो मतलब ए, ये क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली a1 बचेगा। सिमिलरली ए वेक्टर डॉट जे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a2, और ए वेक्टर डॉट के, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a3, वैल्यू रखूंगा तो इनडायरेक्टली ai प्लस bj प्लस ck हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस लिख लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। मुझे लगता है कि पूरा वेक्टर ही स्पीड से बढ़ाना चाहिए था, यही ज्यादा बेटर रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी आता है। जिनको नहीं पढ़ना था वो तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे, जिनको नहीं पढ़ना था वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन एटलीस्ट जिनको पढ़ना था उनके हिसाब से स्पीड थोड़ी सी और करनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, अब कर लेंगे आगे। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करता हूं। if a vector b vector and c vector, if a vector b vector and c vector with magnitude 3 4 5 respectively, if a vector b vector c vector with magnitude 3 4 5 respectively, such that a vector b vector c vector with magnitude of 3 4 5 such that a vector plus b vector plus c vector is equals to 0, then value of a dot b plus b dot c plus c dot a। नहीं, वो यूनिट वेक्टर होता है तो उस केस में होता है ना, और वो तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या 1 होती। करो।
गलत है, गड़बड़ है थोड़ी सी। हाँ प्राची, -20, -25 नहीं, गड़बड़ है शायद। तुम लोगों ने क्या होल स्क्वायर कर दिया क्या सारे डायरेक्टली? ये देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। दूसरे केस में देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर है। तो मतलब ये जो ट्राइंगल है ये क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू 5 होगी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 3 होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 4 होगी। तुम लोगों ने क्या डायरेक्टली होल स्क्वायर वैल्यू वैसा कर दिया है क्या? ठीक है, उससे भी आ जाएगा शायद, लेकिन उससे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इस केस में क्या जाएगा आपका? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 0। ए डॉट बी की वैल्यू आपकी क्या जाएगी? 0। ठीक है, वो तो मैं अल्टरनेट मेथड है, वो तो मैं बताऊंगा ही। जनरल मेथड ये चीज 3 4 5 दे रखी है ना, तो उन चीज देख के ये चीज टाइप हुई। तो मेरे को क्या निकालना है? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये तो क्या आ जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। अब बी डॉट सी कैसे निकालूंगा? बी तो ये क्या जाएगा आपका? सी मानूंगा, ये क्या मानूंगा आपका? बी, और ये क्या होगा? ए। तो अब उसको मैंने क्या बोल दिया? ये आपका ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? और ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये आपका क्या जाएगा? आपका सेम डायरेक्शन में ना। ए वेक्टर इधर करो, ए वेक्टर की डायरेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन। ऐसा करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि तीनों ये बोला ना ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपका क्या? साइक्लिक है। ठीक है, अब देखो ये ए डॉट बी तो क्या दे रखा है आपका? 0 दे रखा है। बी डॉट सी निकालना है, तो बी डॉट सी आउटगोइंग है, तो ये एक एंगल हो गया। और कौन सा है? सी डॉट ए। सी डॉट ए क्या होगा आपका? आउटगोइंग आपका क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा। अब कैसे निकालोगे? थीटा, थीटा। ये तो 39 हाँ, तो थीटा कितना जाएगा आपका? टेन थीटा निकाल सकते हो ना। टेन थीटा आपका क्या है? 4/5 क्या जाएगा? 4/3 आ रहा है, तो उससे साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, इससे एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये बी डॉट सी की वैल्यू क्या जाएगी? इनके बीच का ये थीटा निकाल सकते हो, ये थीटा। तो क्या बोल सकते हो? ये आपका क्या है? 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 4। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 4/5। तो यहाँ पे ये थीटा क्या होगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो बी डॉट सी की वैल्यू क्या जाएगी? इनडायरेक्टली बी डॉट सी की वैल्यू क्या जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस पाई माइनस सी। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? बी की वैल्यू 4 इंटू 5 इंटू कॉस माइनस मतलब -4/5। तो क्या जाएगी? -16 आ रही होगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? सिमिलरली सी डॉट ए की वैल्यू निकालो ऐसे ही। सी और ए के बीच का एंगल निकाल लिया, ये निकाल दिया, ये क्या जाएगा आपका? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 3/5। 3/5 आ रही है ना? अरे 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3। सी और ए ये है ना, तो ये पाई माइनस थीटा करो, तो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, हाँ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 5 cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है? 3। तो मैं बोल सकता हूँ आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू भी अगेन क्या जाएगी आपकी? 4/5 ही होगी। cos थीटा की वैल्यू अगेन 4/5 होगी। तो ये क्या है? सी डॉट ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू 5 इंटू माइनस सॉरी 3 इंटू 5 इंटू -4/5। तो कितना जाएगा? -12। -15 आ रहा है ना? -12 आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? कुछ गड़बड़ की है मैंने? कहाँ गड़बड़ की है? सही कर रहा था मैं, तुमने गलत करवाया ना। इसके बीच का एंगल अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ ना, सही तो बोला मैंने।
मैं सही कर रहा था, रुको, तुम अननेसेसरी कर रहे हो। ये मैंने अल्फा बोल दिया, इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ ना मैं अल्फा, तो क्या जाएगा आपका 5 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/5। तो मैं बोल सकता हूँ इसके बीच में सी और ए के बीच में एंगल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 5 माइनस अल्फा। तो सी की वैल्यू क्या आपकी 5 इंटू 3 इंटू -3/5, तो क्या जाएगी -9। तो क्या -25। मेरे पास आंसर गलत क्यों लिख रखा है, मेरे पास आंसर शायद पता नहीं गलत, मैंने गलत लिख लिया, गया -16 आंसर लिखा हुआ था मेरे पास, इसलिए मैंने बोला था। ठीक है, फिर तो ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, ये तो बस मैंने एक अल्टरनेट अप्रोच बता दी है। मेथड 2 जो आपको यूज करना है, कैसे करोगे, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगी, ये तो पहले क्या आपके 0 इजिकल्स टू, ये क्या आ जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 25 इजिकल्स टू प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -25। मुझे पता है ऐसे ही किया है सबने, बस एक अल्टरनेट अप्रोच बताया था कि इन केस मान लो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आप इस वजह से नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ ऐसा हो, तो ये चीज भी आपको स्ट्राइक हो सकती है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन करने का मतलब आंसर में इंटरेस्ट नहीं था, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अपन सोच सकते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। आज सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड लिखो, इफ r वेक्टर डॉट आई कैप is equals to r vector dot j cap is equals to r vector dot k cap is equals to, दे रखा है r vector dot I cap is equals to r vector dot j cap is equals to r vector dot k cap and magnitude of r vector is equals to √3 and magnitude of r vector is equals to √3, then find r vector, then find ठीक है, आगे आंसर क्या है, नहीं नहीं सही नहीं, मैग्नीट्यूड, अच्छा √3 नहीं है 3 है, हाँ फिर तो सही था, 3 है 3। अब बताओ, अरे क्वेश्चन गलत दे दिया था मैंने, हाँ अब बताओ, हाँ √3 आएगा प्लस √3 जाएगा प्लस √3। नेक्स्ट थर्ड, if A, B, C are mutually perpendicular vectors, if A, B, C are mutually perpendicular vectors, if A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, then find angle between A vector and A vector plus B vector plus C vector। आई जे कैप मान के मत करना, प्रॉपर तरीके से आई जे कैप मान के मत करना, आई जे के मत मान के करना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये आई जे के से तो हो ही जाएगा, वो वाला नहीं, फिर भी करो। आ गया, ठीक है, क्या आएगा आंसर, कॉस इनवर्स, सेम आंसर होगा 1/3 शायद, हाँ मैग्नीट्यूड क्रॉस करो ना फिर,
तो क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एंड दूसरा क्या दे रखा था, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो क्या निकालना, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल में बोल सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, अब तीनों की वैल्यू सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अंडर रूट 1/3, हाँ अंडर रूट भूल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव कोसाइन फॉर्मूला यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। कर लोगे, करवाया है मैंने। नेक्स्ट होमवर्क छोड़ रहा हूं, बस 5 मिनट और लेता हूँ, 5 मिनट में और छोड़ देता हूँ। प्रूव कोसाइन फॉर्मूला यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल यूजिंग वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट को यूज करके अपन को निकालना है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ ये अभी कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर ऑल रियल एक्स such that the vectors cx I cap plus cx I cap minus 6j cap plus 3k cap and x I cap plus 2j cap plus 2cx k cap makes an obtuse angle which is there, makes an obtuse angle with each other, makes an obtuse angle with each other। makes an obtuse angle with each other। कल आगे डॉट प्रोडक्ट कंटिन्यू करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी कल कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे इसको। मतलब एक इंटरवल निकालना है। इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज बोले एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 0। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं आपका cx² प्लस -12 प्लस 6cx लेस देन 0। अब सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कब होती है, व्हेन c लेस देन 0 होगा, एंड दूसरा इसके लिए क्या होगा आपका d लेस देन 0। तो c लेस देन 0 तो पहले समझ में आएगा। d की वैल्यू निकालना, b का स्क्वायर 36c² माइनस 4 इंटू c इंटू प्लस 12 लेस देन 0। तो 9 भगा दूं तो क्या जाएगा, 4c कॉमन ले लिया, 12 क्यों, अच्छा 12 आ गया ना, तो 12c कॉमन ले लिया और क्या जाएगा आपका 3c प्लस 4 लेस देन 0। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या जाएंगे आपके, -4/3
और ये आपका क्या हो जाएगा, सी पॉजिटिव नेगेटिव, तो सी बिलोंग्स टू ये 0 -4/3 से लेके 0 के, ये था सबका आंसर। आसान ही था। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर कल इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बस टाइम हो गया, 5 मिनट नहीं ली मैंने, ठीक है। लिखो लास्ट क्वेश्चन। If A, B, C are unit vectors, if A vector, B vector, C vector are, if A vector, B vector, C vector are unit vectors such that A vector is perpendicular to, such that A vector is perpendicular to, such that A vector is perpendicular to plane of B vector and C vector. A vector is perpendicular to plane of B vector and C vector. Then find magnitude of A vector plus magnitude of B vector plus magnitude of C vector if angle between B vector and C vector is, angle between B vector and C vector is π/3. आसान है, निकाल लेना, ठीक है। फटाफट आंसर दे दो, एक होमवर्क और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन, आंसर निकालो फटाफट, ये एक होमवर्क देता हूं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन √2 नहीं 2 होगा शायद, 2 यूनिट वेक्टर, 2 होना चाहिए, टू है, √2 2 है। देन प्रूव दैट if theta is the acute angle, theta is the angle between two vector A and B, then prove that cos theta by 2 is equals to 1/2 of A vector plus B vector and sin theta by 2 is equals to 1/2 of A vector minus B vector। कुछ नहीं करना था, A vector plus B vector का फॉर्मूला खोल दो, होल स्क्वायर खोल लो, तो क्या जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 + cos 2 थीटा टाइप का बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस आएगा, तो दोनों से कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये मेरा चौथा लेक्चर था, थर्ड था, फोर्थ लेक्चर था, ठीक है। चलो 2 लेक्चर्स और है अपने पास, कंप्लीट कर लेंगे 2 में। चलो मिलते हैं, इस वीक कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। आज क्या हुआ, आज है थर्सडे, तो फ्राइडे बचेगा और फिर नेक्स्ट वीक ही होगा। सर की क्लास का वो हो गया ना फाइनल डिस्कशन, सैटरडे को क्लास हो जाएगी, सैटरडे को क्लास हो जाएगी 10 to 1 3 घंटे की, 3 आवर्स की। हाँ, और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि स्ट्रेट लाइन का पूरा मॉड्यूल आप सोल्व करके आना, डिस्कशन पूरा हो जाएगा। कर लिया ना स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल, पूरा हो गया कि नहीं हो गया स्ट्रेट लाइन? और आप लोग की अब पीटीएम भी चालू होने वाली है नेक्स्ट वीक से शायद, जब तुम्हारे एग्जाम चालू हो जाएंगे वापस एक बार सबसे मिलेंगे कि कितने कितने बच्चों ने किया। तुम लोगों को जिनको मैं जानता हूँ तो एटलीस्ट उनका तो मैंने रिपोर्ट्स दे दी है अच्छी, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता हूँ अब उनके केस में थोड़ा सा मिलेंगे सबसे ही।